हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंप्लीफाइड स्टडी में। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे और इसमें हम बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, जैसे ये ओवरव्यू है, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने रिप्रोडक्शन के बहुत बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। तो उस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ही ये पार्ट आपके लिए अंडरस्टैंड करने में क्लियर होगा। उसे देख लें और उसकी लिंक आपके टॉप राइट कॉर्नर पे फ्लैश होते हुए आपको दिखेगी। उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रिप्रोडक्शन के बेसिक टर्म्स को समझाया है। तो आज हम इस पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम सभी पार्ट्स का ओवरव्यू लेंगे, उनका जस्ट एक फंक्शन देख लेंगे और फिर उन्हें अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे बेसिक पार्ट को, जो है ओवरी। तो ओवरी बेसिकली एक गोनैड है। गोनैड क्यों है? क्योंकि ये गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट इज़ अ गोनैड। नाउ द फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस ओवा और एग्स। द सेकेंड इज ओविडक्ट। यहाँ क्या होता है? यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन ओविडक्ट्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. So we will also tell the region of oviduct in which the fertilization will take place. Now uterus. Uterus is a very major organ of the female reproductive system because it nourishes, it develops the embryo. So embryo यहीं पर develop होता है, इसीलिए uterus जो है वो बहुत ही ज़्यादा main बन जाता है. The next is vagina. It provides a passage for childbirth as well as it receives sperms from the male. Now the last is the external female genitalia or the vulva. So we have seen the overview of the parts of the female reproductive system. Now we will see another basic part. This is of the female reproductive system. It is basically a monthly cycle. ये हर महीने रिपीट होता हुआ एक साइकिल है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फीमेल कैन नेवर रिप्रोड्यूस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। व्हाट इज़ इट? ये एक फेज़ है, ये एक साइकिल है जिसमें फीमेल ब्लीड करती है। द ब्लड लाइनिंग फ्रॉम द यूट्रस शेड्स and this is known as menstruation. So menstrual cycle, if we take the menstrual cycle of 28 days, देखिए ideal menstrual cycle 28 days का होता है, but it is not necessary that in every woman the cycle is of 28 days. It can be varying also. So it is not very necessary that it should be 28 days only, but whenever we study biology we take it 28 days. तो अगर हम 28 days मान के चले तो menstrual phase 3 to 5 days का होगा, follicular phase 5 to 12 days का होगा, ovulatory phase 13 to 14 डेज़ का होगा और ल्यूटियल जो फेज़ है वो 15 से 28 डेज़ का होगा। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अगर सब फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ का नहीं होता तो हाउ वी विल कैलकुलेट विच डे द ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस. सो आई विल ऑल्सो टेल द मेथड हाउ टू कैलकुलेट. But continue with this video. Later in this video, I'm also going to tell you if a female's reproductive cycle or menstrual cycle is of 35 days, then how you can calculate the ovulation day, etc. etc. तो चलिए हमारे साथ बने रहें. तो अब हम मेनार्क और मेनोपॉज के बारे में जानेंगे. What is menarche and what is the menopause? So menarche is the starting or onset of menstruation. ये मेनार्क जो होता है ये ऑनसेट होता है, स्टार्टिंग होता है, कब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ. तो जनरली ये गर्ल्स में जो है वो 12 से 13 ईयर्स में स्टार्ट करता है. कुछ में पहले भी हो सकता है, कुछ में बाद में, बट एवरेज जो होता है वो 12 से 13 ईयर्स के बीच में होता है. सो मेनार्क इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सो मेनार्क इज़ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन यंग गर्ल्स about 12 years of age. तो 12 years of age में गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन का जो ऑनसेट होता है उसे हम मेनार्क कहते हैं. तो मेनार्क इस वर्ड पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो आर्च मीन्स द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग को आर्च कहते हैं. तो मेनार्क जो होता है वो एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होता है. और आप सभी जानते होंगे कि फीमेल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस होल लाइफ एज कम्पेयर टू मेल्स. मेल्स कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स फॉर their entire life once they hit puberty, but females do not do like that. Females have a very limited reproductive cycle, so the reproduction process of females stops at the age of 45. तो मेनोपॉज एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है परमानेंटली
और मेनोपॉज यूजुअली 45 to 50 ईयर्स में होता है। तो ये मेनोपॉज जो है वो भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है। इट टेल्स दैट द फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस एनी मोर। So menopause is the permanent stoppage of the menstrual cycle, usually around the age of 45 in the females. After this, a female can never reproduce unless we do it by another method like IVF. So it is around the 45 to 50 years. तो सभी बात पे ध्यान दें, दोनों ही टर्म्स को। पॉज का मतलब होता है ब्रेक, सो व्हेन एवर इट इज पॉजिंग इट मीन्स अ ब्रेक। तो दोनों ही टर्म्स बहुत ईजी है। मेनार्क, आर्क मीन्स बिगनिंग, तो दैट अकर्स एट 12 ईयर्स ऑफ एज, एंड मेनोपॉज, पॉज मीन्स ब्रेक, सो दैट अकर्स एट 45 ईयर्स ऑफ एज। और हाँ, एक और टर्म जो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेनोपॉज के बाद ओव्यूलेशन होता है। नहीं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा, मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट स्टॉपेज, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। सो इट obviously tells that ovulation cannot occur after menopause. Now we have drawn a diagram that tells you the frontal view of the female reproductive system. So it is the frontal view of the female reproductive system. Just see this diagram and just see the different parts. So in many books you will find unnecessary labelings also. सो बट यू कैन डू दैट लेबलिंग, आप उस लेबलिंग को ज़रूर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, बट हमेशा कोई भी डायग्राम पहले उसके सबसे मेन पार्ट्स को ज़रूर लेबल करें। आप कुछ लेबल करें ना करें, पर उसके सबसे मेन पार्ट्स को ज़रूर लेबल करें। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल पार्ट्स को लेबल कर देते हैं और मेन पार्ट्स को छोड़ देते हैं तो फिर आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे डायग्राम्स में। तो मेन पार्ट इस डायग्राम का क्या होगा? ओवरी है सबसे पहला, ये सबसे मेन पार्ट है इस डायग्राम का, क्योंकि यही गैमेटोजेनेसिस करता है। फिर उसके बाद ओविडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मेन पार्ट्स हैं, यूट्रस भी बहुत मेन है, वेजाइना भी बहुत मेन है। फिर उसके बाद आप और पार्ट्स को भी ज़रूर लेबल कर दें। जैसे कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का डायग्राम है, तो यू कैन लेबल फॉर 6, तो 6 लेबल ज़रूर कर दें। ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये एम्प्यूला है ओवेरी का, ये ओविड्यूकल फनल है। तो ओविड्यूकल फनल जब एग रिलीज होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, तो इट कैप्चर्स एंड सेंड्स इनटू द ओविडक्ट वेयर इट रीचेस इनटू द यूट्रस। तो ओवरीज के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे बेसिक पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसे ज़रूर देखेंगे। तो ओवरीज आर स्मॉल ओवॉइड बॉडीज़, उनका शेप जो होता है वो आलमंड की तरह होता है। आलमंड आप सभी रोज़ खाते हैं अपने याददाश्त को तेज़ करने के लिए, आलमंड की तरह ही उसका शेप होता है। और ओवेरिया का जो पेरीफेरल पार्ट है, जो उसका कॉर्नर पार्ट है, जैसे ये जो ओवरी है, इसका जो कॉर्नर वाला पार्ट है, ये पार्ट यही एग्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ओवेरीज अल्टरनेट द प्रोसेस ऑफ मैच्योर ओवा। तो ओवरी जो होती हैं वो अल्टरनेटली प्रोड्यूस करती हैं एग्स। मान लीजिए अगर इस बार राइट ओवरी ने किया तो अगली बार लेफ्ट ओवरी करेगी, लेफ्ट ओवरी लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह ऑल्टरनेट होता है। बट इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी दैट बोथ आर ऑल्टरनेटिंग रेगुलरली। बहुत तो बार ऐसी होता है मेडिकल केसेस में, आप देखेंगे कि बहुत बार तो ये हो जाता है कि जो एक ही ओवरी है वो कंटिन्यूसली ओवा प्रोड्यूस कर रही है for 6 months, for 4 months. So it is not very compulsory that they are alternating their function, but normally alternate करती हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है कि एक ही ओवरी बहुत लंबे टाइम तक ओवा प्रोड्यूस करे, उसका भी रीज़न हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए, ओवरीज़ के बारे में हमने देख लिया, और ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड इसीलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है, तो इसका भी हम देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि उसके बाद क्या हो रहा है। जो एग रिलीज होता है ओवरी से, उसी प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एग रिलीज्ड बाय ओवरी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं फॉलिकल ग्रोथ के। अब मैं बता दूं कि फॉलिकल क्या होता है। तो फॉलिकल इज़ वेरी सिंपल। फॉलिकल बहुत तरह के होते हैं, आपने सुना होगा हेयर फॉलिकल। तो फॉलिकल इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्लोजिंग अ कैविटी। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्लोजिंग अ कैविटी इज़ नोन एज फॉलिकल। तो अगर जब भी किसी ग्रुप ऑफ सेल्स किसी स्पेस को एंक्लोज कर ले रहे हैं तो वो फॉलिकल है। तो फॉलिकल है। अब ये ओवेरियन फॉलिकल की हम बात कर रहे हैं। ओवेरियन फॉलिकल बेसिकली जो एग्स होते हैं वो होते हैं, और उनको कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स सराउंड करते हैं? उनको ग्रैनुलोसा सेल्स सराउंड करते हैं। तो यू जस्ट लर्न अबाउट द नेम इज दैट इज़ ग्रैनुलोसा। तो ओवेरियन फॉलिकल्स आर सराउंडेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल।
जैसे कि ये ओवेरियन फॉलिकल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल्स होंगे। तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये इनको न्यूट्रिशन देते हैं ओवेरियन फॉलिकल को। तो ये फॉलिकल है, सबसे पहला स्टेज होता है प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर वो ग्रो करता है प्राइमरी फॉलिकल में, फिर वो ग्रो करता है टर्शियरी फॉलिकल में, एंड द लास्ट फाइनल मैच्योर वन इज ग्राफियन फॉलिकल। इसके बाद वो सीधे सीधे ग्रो नहीं करता, इसके बाद वो ओव्यूलेट हो जाता है, वो ओवरी से बाहर निकल जाता है, ओविडक्ट में पहुंच जाता है, फर्टिलाइज होता है अगर स्पर्म है वहाँ पे। तो हम लोग सबसे ज़्यादा बात यहाँ जो ध्यान देंगे स्टेजेस के बारे में, प्राइमोडियल, प्राइमरी, टर्शियरी, ग्राफियन, ये चारों नाम अच्छे से याद रख लें। और ग्राफियन सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफियन सबसे लास्ट मैच्योर स्टेज है किसी फॉलिकल का। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ओवरी में जब ये फॉलिकल्स अपने स्टेट को बदल रहे हैं तो क्या वो अपनी जगह भी बदलते? नहीं, अपने जब ओवरी में जब वो अपनी स्टेज को चेंज करते हैं, प्राइमोडियल से प्राइमरी हुए, प्राइमरी से टर्शियरी हुए और टर्शियरी से ग्राफियन हुए, तो वो अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं। हमने डायग्राम में सेक ऑफ क्लियरेंस के लिए हमने ऐसा बना दिया है। अब चलिए देख लेते हैं ओविडक्ट्स के बारे में। तो ओविडक्ट्स को हम 3 नाम से जानते हैं, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्राइन ट्यूब्स, 3 नाम है, तीनों को अच्छे से देख लें। तो सबसे पहली बात है कि देयर बेसिक फंक्शन इज प्रोवाइडिंग अ पैसेज फॉर एग टू ट्रैवल इनटू द वूम्ब। बेसिक फंक्शन तो इनका यही है क्योंकि एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं एग को वूम्ब में ट्रैवल करने के लिए। ओविडक्ट्स जो होते हैं वो एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं, सीधे ओवरी से कनेक्ट करते हैं यूट्रस तक। एंड दे आर ऑल्सो अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये एक साइट है फर्टिलाइजेशन का, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमने जैसा वादा किया था कि आपको हम रीजन बताएंगे किस रीजन ऑफ ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो रीजन है एम्प्यूला इस्थमस। तो ओवरी का एम्प्यूला इस्थमस जो जंक्शन होता है वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ओविडक्ट का एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन हम देख लेते हैं। तो ओविडक्ट का जो एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन होता है वहीं फर्टिलाइजेशन होता है। एम्प्यूला किसी भी ऑर्गन का सबसे वाइड पार्ट होता है, सबसे वाइड पार्ट है तो यही एम्प्यूला है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। और इस्थमस इसके थोड़ा सा नैरो वाला पार्ट, तो इसी रीजन के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए इसके बारे में सबसे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओविडिकल फनल हैज़ अ फिम्ब्रिया एंड सीलिया लाइनिंग विच कैच द एग एंड पुश इट डाउन रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान समझें, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें लर्न करने चाहिए, जिससे आप अपने मम्मी पापा की डांट से बच सकते, नहीं तो नंबर कम आएंगे तो फिर तो डांट पड़ेगी ही। अब एग्जाम्पल के लिए 2020 के बच्चों को ही देख लें, डांट तो पड़ी होगी, नंबर जिसके कम आए हैं। तो पढ़ाई ज़रूर करें, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई आपको कहीं भी ले जा सकती है। आप देखेंगे कि ओवरी के ऊपर एक बहुत बल्जिंग सा, ऊपर उसके ओवरी के ऊपर एकदम उठा हुआ सा स्ट्रक्चर आता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सी बार आपने देखा कि मम्मी कुछ बनाते हैं तो बैटर जो होता है किसी भी चीज़ का, सपोज़ केक का बैटर हो तो उसके ऊपर से वो जो केक का बैटर कई जगह से उठने लगता है, फूलने लगता है, तो वही बल्ज हो जाता है। यहाँ पर भी ओवरी के ऊपर एक बल्जिंग सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, जब वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जब कोई भी टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही फॉलिकल ओवरी के ऊपर बल्ज होता है, वो ओवरी के ऊपर उठा हुआ अलग सा दिखाई देता है। नहीं तो नॉर्मली तो ऐसे दिखाई देगा, बट जब ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है तो वो ओवरी के ऊपर बल्ज होता हुआ दिखाई देता है। और जब वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उससे छोटा सा एग रिलीज़ हो जाता है, और जब ये एग रिलीज़ हो जाता है तो ओवरी जो है उसके पास ही ओविडिकल फनल होता है, जो ओविडक्ट का होता है। तो ओविडक्ट का जो ओविडिकल फनल होता है उसमें फिम्ब्रिये होते हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपके फिम्ब्रिये ही कह दो। तो फिम्ब्रिये जो होते हैं इसी एग को कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद जो फिम्ब्रिये होते हैं इनके अंदर सीलिया की लाइनिंग होती है, जैसे सीलिया सेल्स। तो सीलिया का काम क्या होता है, वो हमेशा लैशिंग मूवमेंट करते हैं, इधर 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 इधर। तो सपोज़ अगर यहाँ कोई एग ऐसे आया तो उसको इधर 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 ढकेलते जाएंगे तो फाइनली वो ओविडक्ट में चला जाएगा। तो उनका काम होता है लैशिंग मूवमेंट करना, तो ये सीलिया होती है। तो ओविडिकल फनल के पास फिम्ब्रिये भी होते हैं और सीलिया की जो लाइनिंग होती है, फिम्ब्रिये इस एग को कैप्चर कर लेंगे और सीलिया की लाइनिंग जब ये अंदर आ जाएगा एग, तो सीलिया की लाइनिंग एग को ऐसे अंदर ढकेलते 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 अंदर पहुंचा देगी। सबसे पहली बात जो यहाँ ध्यान रखें कि मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कोई फिक्स हो। तो क्या होता है, कुछ बार तो ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं ओविडिकल फनल के जो फिम्ब्रिये हैं वो हमेशा ऐसे एग को कैप्चर कर लें। ये जो ओवरी है वो फिम्ब्रिये से थोड़े से दूरी पे सिचुएटेड है, तो इससे छोटा सा सपोज़ एग रिलीज़ हुआ तो ज़रूरी नहीं वो से तुरंत उस एग को कैप्चर कर लें। वो कभी कभार उस एग को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एग जो है वो बॉडी कैविटी में ही कहीं खो जाता है,
वो हमेशा थोड़े ना अंदर चला जाता है, तो मैक्सिमम टाइम्स तो ये कैप्चर कर लेते हैं। कभी कभी रेयर ऑफ रेयर ऐसा भी हो जाता है कि वो बॉडी कैविटी में ही खो जाता है। और हाँ, ओविडक्ट की लेंथ भी देख लें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर का ट्यूब होता है, बड़ा 10 से 12 सेंटीमीटर, आई थिंक सो ऑल आप सभी जानते हैं करीब इतना ही होता है ये, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो अब हम देख लेते हैं यूट्रस के बारे में, जिसे हम 4 नाम से जानते हैं, यूट्रस, वूम्ब, हिस्ट्रा एंड मेट्रा। सभी नामों को अच्छे से याद कर लें। चलिए, तो वो भी हॉलो होता है। हॉलो क्यों होता है? जब उसके अंदर कोई बेबी नहीं है तो वो खाली स्ट्रक्चर ही है, एक हॉलो बैग की तरह, एक हॉलो पाउच की तरह है, और वो पियर शेप्ड होता है। तो बच्चों ये ध्यान दें कि वो पियर शेप्ड होता है। उसका पियर आपने नाशपाती देखी है, उसी शेप का, या आप कह दें मुर्गी के अंडे जितना होता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उस स्टेट में वो पियर या मुर्गी के अंडे जैसे शेप का होता है। बट प्रेग्नेंट स्टेट में वो बहुत इलास्टिक होता है, क्योंकि तो इलास्टिसिटी होने के नाते अगर वो इतना है तो कम बहुत बड़ा होकर इतना बहुत बड़ा हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बेबी। नाउ इट accommodates द एम्ब्रियो विच thereafter develops into a baby there। तो यूट्रस का बहुत मेन फंक्शन है, तो वो एम्ब्रियो को एकोमोडेट करता है। यही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच का डिफरेंस है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल में गैमेट्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ उस एम्ब्रियो को नर्चर करना, उसे बेबी में ग्रो करना और एक ह्यूमन की तरह लाना, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच का डिफरेंस यही होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट्स सिर्फ प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल में गैमेट्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ उस एम्ब्रियो को नर्चर भी करना होता है। नाउ द लोअर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स और नेक। सर्विक्स क्या होता है? इस डायग्राम में देखें, ये जो यूट्रस है इसका सबसे लोअर कंस्ट्रिक्टेड सिकुड़ा हुआ पार्ट जो होता है वो सर्विक्स है। ये बहुत छोटा होता है, यहाँ हमने क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा दिखाया। तो ये जो होता है बहुत पतला होता है, सर्विक्स जिसे हम कहते हैं, ये नेक होता है यूट्रस का बेसिकली। अब नाउ इट इज़ सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ लिगामेंट्स। जो यूट्रस होता है वो बहुत सारे लिगामेंट्स सपोर्टेड है, बहुत सारे लिगामेंट्स हैं यूट्रस में। वो इसीलिए हैं ताकि यूट्रस को सपोर्ट दी, क्योंकि जब बेबी यूट्रस में आता है तो यूट्रस कैसे उसको पूरी तरह सपोर्ट देगा, तो बहुत सारे लिगामेंट्स इसी यूट्रस से अटैच होते हैं, जो हमने डायग्राम में तो नहीं दिखाया है क्योंकि आपके कोर्स में भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो जाएगा। वैसे आप ये जान लें कि बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ब्रॉड लिगामेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं ताकि बेबी उसमें अच्छे से रह पाए। तो यूट्रस के बारे में एक और चीज़ देख लेंगे, उसका लोकेशन। हाँ, आईसीएसई के एग्जाम्स में लोकेशन बहुत पूछते हैं, मैंने आपको ये बात पहले वाली वीडियो में बताई थी, तो उससे ज़रूर ध्यान रखें लोकेशन। तो लोकेशन यूट्रस का कहाँ है? पेल्विक कैविटी में है और बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। पेल्विक कैविटी, जो पेल्विक जो रीजन होता है, नीचे वाला जो रीजन होता है, हिप रीजन के पास वाला रीजन जहाँ पेल्विस बोन होती है, वहीं पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, और रेक्टम के बीच में जो होता है यूट्रस। अब वेजाइना के बारे में जान लेते हैं। तो वेजाइना इज़ अ हाईली मस्कुलर ट्यूब। मैंने इस पार्ट को अंडरलाइन किया, ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होती है। कैसे मस्कुलर होती है? वैसे तो ये ज़्यादा वाइड नहीं होती है, बट चाइल्ड बर्थ के टाइम इतना बड़ा बेबी का हेड है, उसको भी ये अपने थ्रू पास करवा देती, तो मतलब ये बहुत ही इलास्टिक और बहुत ही मस्कुलर होती है। अब फंक्शंस क्या है? इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला स्पर्म्स को रिसीव करना कॉपुलेशन के टाइम, और दूसरा है प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर चाइल्ड बर्थ। तो इट हैज़ 2 फंक्शंस, द रिसीविंग ऑफ स्पर्म एंड द प्रोवाइड ऑफ पैसेज फॉर चाइल्ड बर्थ। हाँ, इट्स ओपनिंग इज पार्शियली क्लोज्ड बाय परफोरेटेड मेम्ब्रेन दैट इज हाइमेन इन यंग फीमेल। तो जो वजाइना होती है उसकी ओपनिंग क्लोज्ड होती है, एक बहुत पतली सी जो मेम्ब्रेन होती है जो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड किस लिए होती है? जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि उससे मेंस्ट्रुअल ब्लड नीचे नीचे गिर सके। तो परफोरेशन इसीलिए होता है सो दैट मेंस्ट्रुअल ब्लड कैन पास थ्रू दिस हाइमेन, एंड हाइमेन इज रप्चर्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स। तो फीमेल बेबीज़ की जो ओवरी होती हैं वो उसकी मदर की 11 to 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप होती हैं। सपोज़ अगर एक मेल बेबी जो होता है वो अगर अपनी मदर के यूट्रस में होता है तो उसका जो टेस्टिस होता है वो अलग टाइम पे डेवलप करता है। बट अगर एक फीमेल बेबी अपनी मदर की यूट्रस में है तो उसकी मदर की प्रेगनेंसी के 11 से 12 वीक में उसकी ओवरीज डेवलप हो जाती हैं। एंड हाँ, अब ये जो बात होती है वो मेल्स फीमेल से बहुत डिफर करती है। मेल्स में स्पर्म्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब वो प्यूबर्टी को हिट करते हैं। बट फीमेल्स में फॉलिकुलर जेनेसिस या जो ओवा प्रोडक्शन है पहले स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल्स में ये प्री प्रोग्राम्ड होता है कि फीमेल्स कितने एग रिलीज़ कर पाएगी अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में। बट कि मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, प्यूबर्टी से लेकर उनकी पूरे लाइफ के एंड तक स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, उनमें बहुत ही प्री प्रोग्राम्ड होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है।
तो फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट्स बिफोर बर्थ ऑफ अ फीमेल बेबी इन हर ओवरीज। तो फीमेल बेबी के बर्थ के पहले ही उसकी ओवरीज में फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, और पर वो कंप्लीट नहीं होता। वो कंप्लीट कब तक होता है? जब तक वो मेनोपॉज नहीं अटेन कर लेती है। नाउ व्हाट इज़ हिस्टेरेक्टोमी? देखिए, बायोलॉजी में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको अगर आप जान लें तो आपके लिए उस पूरे वर्ड का मीनिंग निकालना आसान है। जैसे मेनोपॉज है तो पॉज मीन्स अ ब्रेक, आर्क मीन्स अ बिगिनिंग, मेनार्क। तो उसी तरह टॉमी मतलब कटिंग, लाइक वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस की कटिंग या रिमूवल। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज जस्ट हिस्टेरेक्टोमी। और ये क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ आपको। यूट्रस जो होता है उसके पास ये ओवरी होती है, और ओवरी में आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप ग्राफियन फॉलिकल देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ग्राफियन जो फॉलिकल होता है वो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है। उसका जो डायामीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर। तो बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप आराम से उस फॉलिकल को देख सकते हैं। अब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्राफियन फॉलिकल के बाद कोई फॉलिकल नहीं बनता है। वो फॉलिकल फाइनली रप्चर हो जाता है, उसी का ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल इज फाइनल मैच्योर फॉलिकल दैट अंडरगोज ओव्यूलेशन। एंड नाउ मैनी टाइम्स वन ओवरी कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस ओवा। देखिए, आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि ओवरीज ऑल्टरनेट करके ओवा प्रोड्यूस करें, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। वंस लेफ्ट ओवरी इज प्रोड्यूसिंग सो अनदर टाइम राइट ओवरी विल प्रोड्यूस, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। ये कोई रॉन्ग बात तो नहीं है, पर हाँ, ये थोड़ी बहुत सस्पिशियस इसीलिए है क्योंकि जो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेडिकल साइंस में कि कोई चीज़ फिक्स ही हो। तो बहुत सी बार बहुत से केसेस में ऐसा हो जाता है कि एक ही ओवरी कंटिन्यूसली ओवा प्रोड्यूस कर रही है, एक ही ओवरी कंटिन्यूसली ओवा प्रोड्यूस कर रही है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रिसेप्टर्स डिफर करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? किसी भी हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर सेंसिटिव जो पार्ट है वो रिसेप्टर है। तो सपोज अगर राइट ओवरी में LH और FSH के लिए रिसेप्टर्स 100 हैं, लेफ्ट ओवरी में 50 हैं, तो राइट ओवरी ऑब्वियसली ज़्यादा ओवर रिलीज कर पाएगी क्योंकि उसमें रिसेप्टर ज़्यादा हैं। तो जिस ओवरी में जितने ज़्यादा रिसेप्टर हैं, किसके लिए रिसेप्टर ज़्यादा है? LH के लिए और FSH के लिए, वही ओवरी ज़्यादा टाइम तक ओवा प्रोड्यूस कर पाएगी या रिलीज़ कर पाएगी। अब स्ट्रिक्टली ओव्यूलेशन जो है वो 14, 13 या 12 डे में नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसी बात में गलत कराते हैं। अगर एक फ़ीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का, तब तो आपकी बात बिल्कुल सही है एंड 110% सही है कि उसका ओव्यूलेशन 14th डे में होगा। लेकिन अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ा है, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स में 20 ईयर्स ऑफ एज तक नॉर्मली तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 होता ही नहीं है, बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, तब हम कैसे ओव्यूलेशन कैलकुलेट करेंगे? तो ये बहुत सिंपल मेथड है। सपोज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका 42 डे का है तो उससे 14 आप पीछे चले जाइए। अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 42 डेज़ का है तो 14 माइनस कर ले, 28 डे उसका ओव्यूलेशन होगा। तो इसी तरह आप ओव्यूलेशन का दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि 28 डे होगा या 14th डे ही होगा, वो तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड कर रहा है। उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, आपको आराम से 28 मिल जाएगा। अब ये गलती मत करना कि 28 के लिए 14 था तो हमने 42 को भी हाफ़ कर दिया, इसका हाफ 14 था, चलो इसको भी हाफ़ कर देते हैं, ओव्यूलेशन निकल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सीधे 14 माइनस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए बनाया है, ये बहुत ही मेहनत से मैंने सोचा है, तो इसे आप देख लें। कोर्स के बाहर का बिल्कुल नहीं, आपके कोर्स के अंदर से ही है। विच हार्मोन कॉजेज ओव्यूलेशन, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि मैंने बनाया खुद से। तो ये हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है। तो इसीलिए ओव्यूलेशन से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाता है, जिसे हम LH सर्ज कहते हैं। बॉडी में जिस दिन भी ओव्यूलेशन होने वाला होता है फीमेल में, उसके एक दिन पहले उसमें LH बहुत बढ़ जाता है, और बहुत बढ़ने के कारण उसे हम LH सर्ज कहते हैं। सर्ज मीन्स वेरी मच इंक्रीज। तो LH सर्ज इज पीक ऑफ LH हार्मोन विच अकर्स अ डे प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से बस एक दिन पहले LH का बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है बॉडी में, उसे ही हम LH सर्ज कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, आखिरी में हमने आपको LH सर्ज बताया है और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो इस वीडियो हमने टोटली क्या देखा है, तो चलिए उससे भी देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा है, इसका एक ओवरव्यू देखा है, पार्ट्स का मेन फंक्शन देखा है, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक जस्ट ओवरव्यू देखा है, मेनार्क एंड मेनोपॉज के बारे में हमने जाना है, और साथ ही बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम भी देखा है। ओवरीज को हमने इन डेप्थ में पढ़ा है, तो अगले वीडियो में इन डेप्थ ओवरीज को हम नहीं पढ़ेंगे। हमने ओविडक्ट्स और सब पार्ट्स को यहाँ तक की इन डेप्थ में पढ़ा है, हमने स्टेजेस ऑफ फॉलिकल ग्रोथ भी देखे हैं,
और हमने प्यूबर्टी और बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमने हार्मोन्स को, बॉडीली चेंजेस को, सबने अच्छे से पढ़ा है। अब हमने आपको कुछ स्टार फैक्ट्स भी बताए हैं, तो ये अच्छे फैक्ट्स हैं, इनको ज़रूर नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें। अब चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इस चैनल में आपको ऐसे अच्छे से वीडियोस मिलेंगे। और शेयर करें इस वीडियो को, और हो सके अगर आप बायो के अलावा ज्योग्राफी, हिंदी और चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। तो एक्सप्लोर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसी तरह पढ़ते रहें और हमारे चैनल की तरफ अपना प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद।